जिन भी विद्यार्थियों ने ग्रुप ए से संबंधित ये वाला पेपर दिया है तो आप यहाँ से अपना मिलान कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रुप बी, ग्रुप सी, अपकमिंग जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं वो विद्यार्थी भी इस वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा, आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके के सवाल यहाँ पर पूछे जा रहे हैं और किस टॉपिक के सवाल यहाँ पर आपके बन के आ रहे हैं। तो जो भी विद्यार्थी अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं आप इस वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ पर राजस्थान जीके के सवाल, करंट अफेयर के सवाल और इंडियन ज्योग्राफी के सवाल हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस दुर्ग में सूरज प्रकाश, कुशाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश और बसंत प्रकाश नामक भवन स्थित है? तो ये भवन आपके नाहरगढ़ दुर्ग में स्थित है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण, जिसे पहले आपके सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता था, सवाई जयसिंह के द्वारा 1734 में करवाया गया था। अगला सवाल देखिए, चित्रकार शहाबुद्दीन राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो शहाबुद्दीन अगर चित्रकार आपसे कभी भी पूछा जाए तो इनका संबंध कहाँ से? आपका मेवाड़ से है। लेकिन अगर आपसे साहिब राम पूछा जाए तो साहिब राम का संबंध कहाँ से हो जाएगा? साहिब राम का संबंध आपका कहाँ से हो जाएगा? जयपुर से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और साहिबुद्दीन का संबंध आपका मेवाड़ से हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, दधिमती माता का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? तो दधिमती माता का मेला आपका गोड मांगलोद नागौर में आयोजित होता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। पुत्र जन्म के 10वें दिन किस रिवाज को मनाया जाता है? तो पुत्र जन्म के 10वें दिन किस रिवाज को मनाया जाता है? तो इस दिन आपका 10 टन मनाया जाता है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित संतों में से रामानंदी संप्रदाय की रेवासा पीठ के संस्थापक कौन थे? तो रेवासा पीठ के संस्थापक आपके कौन हो जाएंगे? तो अग्रदास जी हो जाएंगे। ठीक है, रसिक संप्रदाय के नाम से इसे जाना जाता है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजविलास ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो राजविलास नामक ग्रंथ जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपके मान कवि के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, भारत में राज्य के महाधिवक्ता का पारिश्रमिक किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो महाधिवक्ता जो है इसका पारिश्रमिक जो है ये किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा ये निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, किस सांविधानिक संशोधन द्वारा संविधान में यह जोड़ा गया कि एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यह आपका 7वां संशोधन हुआ था 1956 में, इसके द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित लोकगीतों में से कौन से विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं? तो कौन से लोकगीत ऐसे हैं जो कि आपके विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं? जला गीत गाया जाता है, परिणय गीत गाया जाता है और सीटने आपका गाया जाता है। गोरबंद जो है दोस्तों ये तो आपका एक प्रकार का आभूषण होता है जो कि ऊंट पहनता है। ठीक है, गोरबंद किसका आभूषण है? ऊंट का आभूषण है। तो यहाँ पर जला, परिणय और सीटने आपका राइट आंसर होगा। तो फर्स्ट, सेकंड, 4 आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन तथा भत्तों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राजस्थान सरकार के जो भी आपके मंत्री है उनके वेतन और भत्तों के बारे में कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते वही होंगे जो भारत की संसद द्वारा समय समय पर कानून द्वारा निर्धारित होंगे। तो ये बात आपकी बिल्कुल गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर राजस्थान सरकार की बात की जा रही है, तो यहाँ पर भारत की संसद से कोई संबंधित नहीं है। तो ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। 1 नवंबर 1956 से पूर्व राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्ते भारत के संविधान की 2री अनुसूची के उल्लेखानुसार थे। तो ये बात बिल्कुल सही है, जो 2री अनुसूची है उसके अंतर्गत ही इनके वेतन भत्ते आते हैं। तो सेकंड यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है ये गलत है और सेकंड जो है ये आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो फर्स्ट यहाँ पर गलत है आपका और सेकंड यहाँ पर सही है। तो फर्स्ट गलत हो गया, सेकंड सही हो गया। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, बाद में वह राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी बने। उन्होंने राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का पद भी धारित किया। तो निम्नलिखित नेताओं में से ऐसा नेता आपका कौन था जो कि मुख्यमंत्री के रूप में भी रहा, विधानसभा का अध्यक्ष भी रहा और राज्य वित्त आयोग का जो है वो भी अध्यक्ष रहा है? तो ये कौन हो जाएंगे? आपके हीरालाल देवपुरा हो जाएंगे। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति तथा पदावधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? तो सत्य कथन यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, पहला कथन देखिए आप, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा और यहाँ पर सही पूछा गया है। दूसरा कथन देखिए, अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा आयोग के अन्य सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो ये बात गलत हो जाएगी आपकी। राजस्थान का राज्यपाल कदाचार के आधार पर अध्यक्ष तथा
आयोग के किसी सदस्य को उसके पद से हटा सकता है। तो ये राज्यपाल नहीं हटाता है, कौन हटाता है? राष्ट्रपति हटाता है। तो ये कथन भी आपका गलत हो जाएगा। आयोग का सदस्य अपना पद संभालने से 6 वर्ष की अवधि तक अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक जो भी पहले हो अपने पद पर बना रह सकता है। तो ये कंडीशन भी गलत है। 665 की कंडीशन आपकी नहीं है। कौन सी कंडीशन है? 662 की कंडीशन है। ये आपको ध्यान रखना है, यानी 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष, जो भी आपका पहले हो जाए। तो यहाँ पर पहला आपका सही हो जाएगा। राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा आपका? रिव्यू ऑफ द सेल सिस्टम, यानी कि सेल सिस्टम की समीक्षा करना। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, ग्राम पंचायत नियोजन एवं समन्वय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम पंचायत नियोजन और समन्वय समिति जो होती है, इसका अध्यक्ष आपका कौन होता है? तो ये आपका सरपंच होता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान राज्य विधानसभा आयुक्त अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के द्वारा सदन के पटल पर रखे गए प्रतिवेदन पर चर्चा करती है? तो ये किसकी सलाह पर की जाती है, किसकी सिफारिश पर की जाती है? तो ये कार्य सलाहकार समिति की सिफारिश पर की जाती है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए तथा सही वाक्य चुनिए। तो कुछ वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं और इनमें से आपको सही वाक्य चुनना है। किसके संबंध में? मानवाधिकार आयोग के संबंध में। तो इसके गठन की अधिसूचना अक्टूबर 1994 में राज्य सरकार द्वारा जारी की गई। तो ये बात आपकी बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि मानवाधिकार आयोग का जो गठन है ये आपका 1999 में हुआ था। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग जनवरी 1995 से क्रियाशील है। तो ये बात भी गलत हो जाएगी, ये आपका मार्च 2000 से क्रियाशील है। प्रारंभ में इसमें 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य थे। तो प्रारंभ में इसमें 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य थे और अभी वर्तमान में इसमें 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य है। ठीक है, तो ये बात भी आपकी गलत हो जाएगी। आयोग की अपनी जांच एजेंसी होती है जिसका नेतृत्व न्यूनतम पुलिस महानिरीक्षक पद का अधिकारी करता है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन प्रस्तावित है। तो राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का जो आयोजन है ये आपका 11 से 12 दिसंबर 2025 को आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, गड़ीसर झील जून 2025 में किस कारण से प्रदेश में चर्चा में रही? तो गड़ीसर झील जो है ये किस कारण से चर्चा में रही है? तो ये आपके वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का समापन समारोह के कारण चर्चा में रही है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों में सांविधिक प्रभाव वाले संकल्पों के लिए उपबंध है? तो सांविधिक प्रभाव वाले संकल्पों के लिए उपबंध आपके किस में है ये आपको बताना है। तो ये आपके 169 वन में हो जाएंगे, इसके अलावा 179 ग में हो जाएंगे, लेकिन आपके 183 ग में यहाँ पर नहीं है। तो ए और बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, जून 2025 में आयोजित 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में कितने प्रवासी राजस्थानियों को प्रवासी राजस्थानी शिक्षा सम्मेलन आयोजित करने के लिए सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर 15 राजस्थानियों को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, जुलाई 2025 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने से संबंधित नियुक्ति पत्र और अधिसूचना किसने पढ़ी? तो जो KR श्रीराम थे दोस्तों, उनकी जब नियुक्ति हुई थी तो यहाँ पर जो अधिसूचना है ये किसके द्वारा पढ़ी गई थी? तो ये राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत के द्वारा पढ़ी गई थी। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। इस नीति के क्रियान्वयन के लिए विभाग के निदेशक की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। तो ये बात आपकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, ना कि विभाग के निदेशक की अध्यक्षता वाली। और यह नीति आपकी 31 मार्च 2029 तक क्रियाशील रहेगी अथवा अन्य नीति लागू होने तक प्रभावी रहेगी। तो यहाँ पर 30 ना होकर ये कितना होगा? 29 आपका होगा। तो दोनों कथन यहाँ पर आपके गलत है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, बर्मिंघम में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2025 भाला फेंक 18 से 29 श्रेणी प्रतियोगिता में राजस्थान से किसने स्वर्ण पदक हासिल किया? तो ये उमा चौधरी के द्वारा हासिल किया गया। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम का आयोजन राजस्थान के किस शहर में हुआ है? तो ये राजस्थान के जयपुर शहर में हुआ है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े तीर्थों की निःशुल्क यात्रा करवाई जा रही है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही नहीं है? व्यक्ति आयकरदाता नहीं होना चाहिए। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। इस योजना का लाभ प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग
और अनुसूचित जनजाति वर्ग के मूल निवासी प्राप्त कर सकेंगे। तो यहाँ पर अनुसूचित जाति का तो उल्लेख है, लेकिन अनुसूचित जनजाति का कोई प्रावधान नहीं है, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, इस योजना में बाबा साहब के जीवन से जुड़े 5 ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी, ये बात भी सही है। इस यात्रा का आवास एवं भोजन सहित संपूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। कथन 2 जो है ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 18 और 19 जून 2025 को अजमेर में आयोजित राजस्थान राज्य सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 200 मीटर दौड़ स्पर्धा में 21.41 सेकंड के समय के साथ किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये आपके अंकित कुमार कंसवा ने प्राप्त किया है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश में एपेनिन पर्वतमाला अवस्थित है? तो एपेनिन पर्वतमाला आपकी इटली में अवस्थित है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, पछुआ हवाओं की दिशा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में क्रमशः है। तो पछुआ हवाएं जो होती है उनकी उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में आपको दिशा बतानी है। तो उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिण से पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है, और अगर दक्षिण गोलार्ध में बात की जाए तो उत्तर पश्चिम से ये आपकी दक्षिण पूर्व होती है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड ने जुलाई 2025 में राज्य की सहकारी समितियों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए एमओयू हस्ताक्षरित किया है। तो ये किसके साथ किया है? तो ये राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के साथ किया है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन से मापदंड व्यापार संबंध बौद्धिक संपदा अधिकार ट्रिप्स के भाग है? तो ट्रिप्स के भाग यहाँ पर कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। तो कॉपीराइट भी होता है, ट्रेडमार्क भी होता है, पेटेंट भी आपका होता है, भौगोलिक निर्देशन भी होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, ABCD। अगला सवाल देखिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष 5 जनसंख्या वाले देशों में निम्नलिखित में से कौन सा देश यहाँ पर आपका सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा देश जो है वो सम्मिलित नहीं है शीर्ष 5 जनसंख्या वाले देशों में? तो पहला आपका कौन सा है? भारत है, दूसरा आपका चीन है, तीसरा आपका USA है, ठीक है, चौथा आपका इंडोनेशिया है, पांचवा आपका पाकिस्तान है। तो यहाँ पर नाइजीरिया आपका राइट आंसर हो जाएगा, नाइजीरिया इसमें सम्मिलित नहीं है। और ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण सवाल है। COP29 UN जलवायु सम्मेलन में जीवन और आजीविका की रक्षा के लिए विकासशील देशों के वित्त पोषण में वृद्धि की गई। तो यहाँ पर 3 गुना की आपकी वृद्धि की गई है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर के मध्य मौसमी परिवर्तनों में प्रेक्षित उतार चढ़ाव वाला प्रतिरूप सीसा पैटर्न कहलाता है। तो ये आपका क्या कहलाता है? वाकर परिसंचरण कहलाता है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पठार दामोदर नदी द्वारा अपवाहित होता है? तो ये सिंपल सा सवाल है आपका, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है, एक तरफ आपके द्वीप दिए गए हैं, एक तरफ आपकी चोटी दी गई है। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी आपकी सैंडल पीक हो जाएगी, तो ए में आपका 3rd हो जाएगा। तो ये 2 ऑप्शन तो आपके कैंसिल हो गए। दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी, इसके अलावा ग्रेट निकोबार, ये भी आपका पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था, ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी माउंट थुल्लर हो जाएगी। तो यहाँ पर सी में आपका 2nd होगा, तो सी में 2nd यानी कि ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी आपकी माउंट कोयोब हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपसे मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो ये माउंट डियावोलो हो जाएगी। और ये चारों चोटी आपको ध्यान रखनी है, किसी भी एग्जाम में फिर से पूछी जा सकती है। आगे देखिए, निम्नलिखित तेल शोधनशालाओं को उनकी अवस्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले तो आपका डिगबोई आ जाएगा असम में, ठीक है। तो डी यहाँ पर एक ही ऑप्शन में दिया गया है, सबसे पहले डी है, फिर आपका नुमालीगढ़ है, फिर आपका गुवाहाटी है, इसके अलावा बोगाईगांव है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन सा कार्यक्रम भूजोतों के उपविभाजन और विखंडन को रोकने के लिए शुरू किया गया? तो ये कौन सा आपका शुरू किया गया था? तो ये सहकारिता और भूजोतों की चकबंदी के कार्यक्रम ये आपके शुरू किए गए थे। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन आपके कहाँ पर पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तरी पूर्वी भारत में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तो काफ़ी ज़्यादा आपके पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा डेल्टा हो जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, वित्तीय वर्ष 2023 में भारत में सेवा क्षेत्र के राज्यवार प्रदर्शन के विश्लेषण के विषय में निम्न कथनों को पढ़िए और दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सभी राज्यों के कुल सेवा क्षेत्र के सकल राज्य मूल्यवर्धन में महाराष्ट्र का हिस्सा 20% से अधिक है। तो यहाँ पर यह कथन आपका गलत हो जाएगा, यह आपका लगभग 25% से अधिक है।
सभी राज्यों के कुल सेवा क्षेत्र में सकल राज्य मूल्यवर्धन में कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात का सम्मिलित हिस्सा 50% से अधिक है। तो ये बात आपकी सही हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर आपका केवल सेकंड सही है, ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी दोस्तों आपका उत्पाद दिया गया है और उसमें आपका भारत का कौन सा स्थान है वो आपको बताना है। जैसे कि दूध उत्पादन का आपको पता होगा, दूध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है, ठीक है, तो थर्ड में आपका बी हो जाएगा। थर्ड में बी आपका 3 ऑप्शन में दिया गया है। मांस उत्पादन में भारत का 8वां स्थान है, तो 4 में आपका ए हो जाएगा, तो 4 में ए भी आपका 2 ऑप्शन में दिया गया है। इसके अलावा कपास उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो कपास उत्पादन में भारत का स्थान हो जाएगा दूसरा, और यहाँ पर दिया गया है फार्मास्यूटिकल्स में आपका तीसरा स्थान हो जाएगा भारत का, तो यहाँ पर आपका डी होगा। तो सेकंड में डी हो जाएगा, थर्ड में बी, फोर्थ में ए और फर्स्ट में आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व के निर्यातों में भारत की हिस्सेदारी क्या थी। तो भारत की हिस्सेदारी कितनी हो जाएगी अगर बात की जाए वर्ष 2022 में विश्व के निर्यातों में, तो ये आपकी 1.8% हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में सही कथनों के संबंध में सही कूट का चयन करें। तो यहाँ पर आपको बताना है, जैसे कि पहला कथन है, यह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का संहिताबद्ध संस्करण था जिसका नाम एडविन चार्ल्स मॉन्टेग्यू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के नाम पर रखा गया, जिन्होंने क्रमशः ब्रिटिश भारत के राज्य सचिव और वायसराय के पद संभाले थे। तो ये बात बिल्कुल सही है, सचिव का पद आपके मॉन्टेग्यू के द्वारा संभाला गया था और चेम्सफोर्ड के द्वारा आपका वायसराय का पद संभाला गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अधिनियम को अस्वीकार कर दिया था, तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी, दोनों कथन यहाँ पर सही है। महात्मा गांधी जी ने अधिनियम को इंग्लैंड द्वारा प्रस्ताव और भारत द्वारा स्वीकार किए जाने के अयोग्य करार दिया था, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी, तो सी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या निकल के आएगा, डी भी। आप देखिए, दस्तावेज की एक उल्लेखनीय विशेषता एक खंड था जिसमें 10 वर्ष की अवधि के बाद अधिनियम के कामकाज की समीक्षा करने का आह्वान किया गया था, तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ पर ए बी डी आपका सही हो जाएगा, सी यहाँ पर आपका गलत है, ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 में भारत के साथ सर्वाधिक व्यापार करने वाला देश कौन सा था। तो 2023-24 के अनुसार बात की जाए तो सर्वाधिक व्यापार करने वाला देश जो है वो चीन है दोस्तों। कौन सा है, चीन है। इससे पहले कौन सा था, यूएसए था, लेकिन 2023-24 के हिसाब से देखा जाए तो चीन आपका होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, एक निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान की कौन सी विशेषता परिलक्षित होती है। तो राष्ट्रपति जो है दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो भारत के संविधान में कौन सी विशेषता आपकी परिलक्षित होगी, तो ये गणराज्य वाली विशेषता जो है ये आपकी परिलक्षित होगी। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और एक गणराज्य जो है ये कहाँ से लिया गया, आपका फ्रांस से लिया गया है। आगे देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति को अनिवार्य बना दिया गया है। तो राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया, यानी कि उसको अनुमति देनी ही पड़ेगी। ये 24वां संविधान संशोधन के तहत आपका बाध्य बनाया गया था। अगला सवाल देखिए, प्रांतों के सही समूह को पहचानिए जिनमें भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत द्विसदनात्मक प्रांतीय विधानमंडल का प्रावधान किया गया। तो यहाँ पर आपके कौन कौन से जो प्रांतीय विधानमंडल थे वो शामिल थे, ये आपको बताना है। भारत शासन अधिनियम 1935 में सिंध यहाँ पर नहीं था, उड़ीसा भी नहीं था, इसके अलावा सिंध यहाँ पर नहीं था, ठीक है। यहाँ पर आपके कौन से हो जाएंगे, बॉम्बे, बंगाल और बिहार हो जाएगा। इसके अलावा मद्रास यहाँ पर हो जाएगा, संयुक्त प्रांत हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों असम भी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो बॉम्बे, बंगाल, बिहार, मद्रास, संयुक्त प्रांत और असम। आगे देखिए, संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद अंतः स्थापित किए गए थे। तो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके तहत आपका एक तो 39A जोड़ा गया था, एक आपका 43A जोड़ा गया था और एक आपका 48A जोड़ा गया है। तो यहाँ पर 43 ख नहीं जोड़ा गया था, 46 क भी नहीं जोड़ा गया था, 48 क यहाँ पर जोड़ा गया था। तो यहाँ पर 39A और 48A, इसके अलावा एक आपका 43A हो जाएगा। ये 3 जोड़े गए थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, फर्स्ट और 4 होगा, यानी कि ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित गैर धन विधेयक मतलब साधारण विधेयक की बात की जा रही है, तो साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार देता है। तो पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, तो यहाँ पर अनुच्छेद 111 आपका करेक्ट होगा। यह प्रावधान किसमें आपका अनुच्छेद 111 में दिया गया है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है जिसमें कोई भी मौलिक अधिकार शामिल है, और यदि संविधान निर्माता मौलिक अधिकार को संशोधन शक्ति के दायरे से बाहर रखना चाहते थे
तो उन्होंने इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया होता। तो ये किस में कहा गया, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपका किस में कहा गया दोस्तों, तो ये आपका कहा गया था सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, फिर भी इस सवाल को एक बार कंफर्म कर लूंगा, मैं आपको एक कमेंट में पिन कर दूंगा, तो आप एक बार इस सवाल को देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49। अगला सवाल देखिए, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त सही है। तो कौन सी शर्त यहाँ पर सही है, अगर राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता उसको प्राप्त करनी है, तो राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए 2 कंडीशन आपकी होती है। कम से कम 3 अलग राज्यों में लोकसभा की 2% सीटें आप जीतो, या फिर 4 अलग राज्यों में 6% मत आप प्राप्त करो। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी प्रधानमंत्री के समय कौन सा उप प्रधानमंत्री आपका सुमेलित नहीं है। ये आप देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के समय जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई के समय इंदिरा गांधी, चौधरी देवीलाल के समय यहाँ पर चरण सिंह नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, वीपी सिंह आपका होगा। क्या होगा दोस्तों, वीपी सिंह यहाँ पर होगा, और चरण सिंह के समय मोरारजी देसाई यहाँ पर हो जाएंगे। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही होगा। तो प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री भी यहाँ पर पूछे गए हैं। भारत की विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत में निम्नांकित में से क्या सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर क्या सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों विश्व मामलों के प्रति तटस्थता यहाँ पर शामिल नहीं है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। न्यूट्रलिटी टूवर्ड्स वर्ड्स अफेयर जो है वो यहाँ पर शामिल नहीं है। अगला सवाल देखिए, 1974 में भारत ने श्रीलंका के साथ दोनों देशों के मध्य ऐतिहासिक पानी में सीमाएं तय करने की इच्छा से एक समझौता किया। निम्नलिखित में से किस द्वीप का नाम इस समझौते में विशेष रूप से उल्लेखित है। तो ऐसा कौन सा द्वीप है आपका, तो ये कच्चा द्वीप समूह है आपका। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन से फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से सबसे संबंधित संगठन है। तो ये संगठन आपके कौन से हो जाएंगे, ये आपको बताना है। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स, इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन ICA, कॉन्फेडरेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज CMSME। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये आपके तीनों इसमें शामिल है, ABC यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, इस महासभा के समक्ष में अपनी जनता और अपनी सरकार की ओर से ये कहना चाहता हूं कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान के सिद्धांतों और उद्देश्यों के प्रति पूर्ण और निष्कलंक प्रतिबद्धता रखते हैं, और हम अपनी पूरी क्षमता के साथ उन सिद्धांतों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करने का प्रयास करेंगे। ये कथन किसका है, ये आपको बताना है। किस प्रधानमंत्री के द्वारा ये कथन कहा गया था, तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। और ये कब की बात हो जाएगी आपकी, 1948 की बात हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, विश्व व्यापार संगठन में दोहा दौर की वार्ताओं के जुलाई 2006 में निलंबन के बाद ओस्लो समूह नामक एक वैश्विक 6 का समूह बनाया गया। इस समूह में कौन शामिल नहीं है, तो इसमें आपका पाकिस्तान शामिल नहीं है, न्यूजीलैंड, केन्या, कनाडा यहाँ पर आपके शामिल है। अगला सवाल देखिए, ब्रिक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही नहीं है। तो ब्रिक्स के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ब्राजील ने 1 जनवरी 2025 को ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की, ये बात बिल्कुल आपकी सही है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का विषय था अधिक समावेशी व संपोषित विकास के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना, ये बात भी आपकी सही है। भारत ने 2021 में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया, ये बात भी आपकी सही है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का विषय तथा दृष्टिकोण था ब्रिक्स @2021 सातत्य, समग्रता, सहमति के लिए ब्रिक्स अंतर सहयोग। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका गलत है। अगला सवाल देखिए, ये यहाँ पर आपके दोस्तों साइकोलॉजी के सवाल है, तो इनको थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। साइकोलॉजी के सवाल जो है ये आप खुद से देख लेना, बाकी जीके के जो सवाल है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आप देखिए 78, राजस्थान के किस जिला समूह से 40 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा गुजरती है। तो 40 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा आपकी कहाँ से गुजरती है, तो ये शिखर, नागौर और जालोर से आपकी गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की दाहिने तट की सहायक नदी है। तो बनास की दाहिने तट की सहायक नदी आपसे पूछी गई है, तो ये कौन सी आपकी हो जाएगी, ये आपकी बेड़ज हो जाएगी। बेड़ज जो है ये बनास की दाहिने तट की सहायक नदी है। और अगर आपसे लूणी की पूछी जाए तो लूणी की जोजड़ी हो जाएगी। धोकड़ा, पलास, तेंदू और सेमल के वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। तो धोकड़ा, पलास, तेंदू और सेमल के वृक्ष आपके मिश्रित पतझड़ वन में पाए जाएंगे। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही होगा। राज 171 और मोती उन्नत किस्में हैं। तो राज 171 और मोती किसकी किस्में हैं, तो ये सवाल काफ़ी बार टेलीग्राम पर करवाया हुआ है। बाजरा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अरावली पर्वत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असत्य है। तो अरावली पर्वत के संबंध में कौन सा कथन आपका असत्य है। यह विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, ये बात तो बिल्कुल सही है। इसकी तुलना USA के रॉकी पर्वत से की जाती है। तो रॉकी जो है ये आपकी नवीन वलित पर्वतमाला है, जबकि अरावली जो है ये प्राचीन वलित पर्वतमाला है। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा।
इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग से हुई है। वर्तमान में अरावली अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में विद्यमान है। तो ये बात आपकी सही है, 1/3 4 यहाँ पर सही है, 2 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। रॉकी पर्वत जो है दोस्तों, इसकी तुलना हिमालय से की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक आपका कोटा में है, उसके बाद आपका जयपुर में है, इसके बाद आपका अजमेर में है। तो 3rd नंबर पर आपका अजमेर आता है। ऑप्शन में कोटा और जयपुर नहीं है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर अजमेर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री एक कंपनी है जिसकी इकाई बी में अवस्थित है। तो कंपनी कौन सी है? फ्रेंच कंपनी है जिसकी इकाई आपकी भिवाड़ी अलवर में स्थित है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, देलवाड़ा, नाकोड़ा, रामेश्वरम धाम और त्रिपुरा सुंदरी, तो ये आपको सम्मिलित करना है। देलवाड़ा आपका कहाँ पर हो जाएगा? आबू पर्वत पर हो जाएगा। नाकोड़ा बालोतरा है, रामेश्वरम धाम आपका सवाई माधोपुर है, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर आपका बांसवाड़ा में है। तो डी में आपका 2nd हो जाएगा, सी में आपका 4 हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन 3rd आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस नस्ल के गोवंश दुग्ध उत्पादन और अच्छे बैलों के लिए जाने जाते हैं और अधिकांशतः कहाँ पर पाए जाएंगे? बाड़मेर, पाली, सिरोही और सांचौर में पाए जाते हैं। तो ये आपसे पूछा गया है, ऐसी कौन सी नस्ल है गोवंश की जो दुग्ध उत्पादन और अच्छे बैलों के लिए जानी जाती है और बाड़मेर में, पाली में, सिरोही में और सांचौर में आपकी पाई जाती है? तो ये कौन सी हो जाएगी? आपकी कांकरेज हो जाएगी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रित दूसर मर्दभांड संस्कृति का पूरा स्थल है? तो चित्रित दूसर मर्दभांड संस्कृति का पूरा स्थल आपका कौन सा हो जाएगा? बेराट हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। निम्नलिखित में से आहड़ संस्कृति से संबंधित पूरा स्थल नहीं है। तो आहड़ संस्कृति से संबंधित पूरा स्थल यहाँ पर कौन सा नहीं है? बालाथल है, गिलुंड है, ओजियाना है। बागोर आपका नहीं है, बागोर आपका मध्य पाषाणकालीन स्थल है। ऑप्शन 3rd यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। रज्जिल किस प्रतिहार शाखा से संबंधित था? तो रज्जिल जो है ये किस प्रतिहार शाखा से संबंधित था? तो ये आपका मंडोर से संबंधित था। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चौहान निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित नहीं थे? तो चौहानों का संबंध नाडोल से है। नाडोल के चौहान वंश की स्थापना लक्ष्मण राज के द्वारा की गई थी, जालोर के कीर्तिपाल के द्वारा की गई थी, रणथंभौर की गोविंद राज के द्वारा की गई थी। लेकिन लोद्रवा का संबंध जो है ये चौहान से नहीं है, इनका संबंध किससे हो जाएगा? आपके भाटी राजाओं से हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सुल्तान इल्तुतमिश ने जालोर अभियान के दौरान वहां का शासक कौन था? तो इल्तुतमिश ने जब जालोर का अभियान किया था, इस समय यहाँ का शासक कौन था? ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपका उदय सिंह सोनगरा था। ऑप्शन 3rd यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। आपसे रणथंभौर का भी पूछा जा सकता है, रणथंभौर का शासक कौन था जब इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था? तो इस समय यहाँ पर वीर नारायण था। यहाँ पर कौन था? वीर नारायण था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मेवाड़ पर जब आक्रमण किया था तब जैत्र सिंह था, जब आपका भूतला का युद्ध हुआ था। भील जनजाति के संदर्भ में पाल क्या है? तो पाल आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये भीलों का जो गांव है उसे क्या कहा जाएगा? पाल कहा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 3rd करेक्ट होगा। भीलों का घर जो है ये तो आपका क्या कहलाता है? कू कहलाता है। और गांव का मुखिया आपका गमेती कहलाता है, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। और 8-10 घरों का समूह जो होता है उसे फला कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे फला कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन 3rd होगा। अगला सवाल देखिए, 1565 ईस्वी में मुगलों से रानीसर की लड़ाई में निम्नलिखित में से किस शासक ने लड़ाई लड़ी थी? तो रानीसर की लड़ाई में किस शासक ने यहाँ पर लड़ाई लड़ी थी आपको बताना है। 1565 की बात हो जाएगी। तो ये राव चंद्रसेन के द्वारा लड़ाई यहाँ पर लड़ी गई थी। अगर आप ऑप्शन ध्यान से पढ़ते हैं तो इस सवाल का आंसर आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि 1565 के समय महाराणा प्रताप आपके राजा नहीं बने थे, महाराणा सांगा आपके पहले ही चले गए थे, ठीक है। राज सिंह का संबंध आपका 1565 से वैसे भी नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप राइट आंसर करना चाहते हो तो राव चंद्रसेन आप वैसे भी कर सकते हो। 1857 ईस्वी के संघर्ष में कोटा में ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमले के दौरान क्रांतिकारियों ने रेजिडेंट मेजर बटन के साथ निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की हत्या की थी? तो यहाँ पर मेजर बटन के साथ सेडलर की भी हत्या की गई थी। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। जयपुर प्रजामंडल को वैधानिक मान्यता दिलाने के लिए फरवरी 1939 में किसके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था? तो ये आपके जमनालाल बजाज के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। निम्न में से किसने करमचंद पंवार को अजमेर परबतसर एवं बनेड़ा परगने जागीर में प्रदान की थी? तो ये किसने प्रदान की थी? ये आपके दोस्तों महाराणा सांगा ने प्रदान की थी। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, मेवाड़ के महाराणा के समक्ष मोतीलाल तेजावत द्वारा भीलों की 21 सूत्रीय मांग को किस शीर्षक से प्रस्तुत किया गया था? तो 21 सूत्रीय मांगों को क्या कहा गया था? मेवाड़ की पुकार कहा गया था। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से मत्स्य संघ के
किस व्यक्ति को हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में गठित वरद राजस्थान के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया? तो वरद राजस्थान के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल गठन हुआ था। तो मत्स्य संघ के ऐसे कौन से व्यक्ति थे? तो मत्स्य संघ के ये आपके शोभाराम कुमावत हो जाएंगे। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है, लोक देवता और वंश यहाँ पर दिए गए हैं। हड़बू जी का पंवार दिया गया है, बाबू जी का राठौड़ बिल्कुल सही है, गोगा जी का चौहान सही है, रामदेव जी आपके तंवर हो जाएंगे। ठीक है, हड़बू जी सांकला थे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका गलत है। अगला सवाल देखिए, प्रजामंडल आंदोलन में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना आपकी 1942 में रघुवर दयाल गोयल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने सवाल मैं आपको करवा सकता था वो मैंने आपको करवाए हैं बहुत कम टाइम के अंतर्गत, तो आप अपना मिलान भी कर सकते हैं। यहाँ से सारे आंसर यहाँ पर आपके बिल्कुल सही बताए गए हैं।